स्टार्ट करें? नहीं सर, स्टार्ट कर लेते हैं। कर लो। यस सर। रोजमेरी मार्लो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, तो हम डिस्कस क्या करेंगे। होता है? किस बात पे? किस बात पे? ना चाहिए हो। ये प्लीज अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें सारे। कॉल आपकी आ रही है किसी की बस। ठीक है जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन ना, कि इनले ऑनले की प्रिपरेशन हम किस तरह से करते हैं। तो वही बेसिक रूल, जैसे आप नॉर्मली क्लास 1 या क्लास 2 रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो लोकंथी से आपने अप्लाई करना है, आपने क्वेरीज रिमूव करनी है, फिर देन आपने रिस्टोर कर देना है, जैसे नॉर्मली हम केवटी को रिस्टोर करते हैं उस तरह से आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देनी है, सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए जो हम रजिस्ट्रेशन का फॉलो करते हैं। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोटोकॉल फॉलो कर लिया, उसके बाद जो है ना आपकी इनले और ऑनलाइन की प्रिपरेशन जो है ना वो स्टार्ट होती है। ठीक है जी, तो इनले या ऑनलाइन एस्थेटिक इनले ऑनलाइन जो प्रिपरेशन होती हैं उनमें हमें उनकी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रिपरेशन नहीं होती, उनके सिंपल रूल्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं। स्टार्ट आपने करना है ऑक्लूजन रिडक्शन से, कि आपने अगर आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कितनी ऑक्लूजन रिडक्शन करनी है फॉर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, तो 1.5 mm टू 2 mm फॉर द नॉन फंक्शनल कस्ट करते हैं, 2 mm टू 2.5 फॉर फंक्शनल कस्ट, इतना हम रिड्यूस करते हैं। रिडक्शन की मैच नहीं, तो बहरहाल ऑक्लूजन रिडक्शन जो है ना वो डेप्थ ग्रुप बनाते हैं आप, पहले डेप्थ ग्रुप बनाते हैं। ठीक है जी, आपका जो भर है जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, यूजली राउंड एंडेड टेपर प्रेशर भर हम प्रेफर करते हैं ऑक्लूजन रिडक्शन के लिए। ठीक है, आपने भर का डायामीटर विद हेल्प ऑफ इंडो रूलर आपने मेयर कर देना है और अपने डेप्थ ग्रुप बनानी है। पहले फंक्शनल कस्ट को रिड्यूस करें, फिर नॉन फंक्शनल कस्ट को आप रिड्यूस करें। ठीक है जी, 1.5 mm फॉर द नॉन फंक्शनल कस्ट, और जो फंक्शनल कस्ट है उनको जो है ना, जो फंक्शनल कस्ट है उनको अपने 2 mm आपने रिड्यूस कर देना है। ठीक है जी, रिड्यूस करने के बाद जो है ना आपने जो आपका एस्टिमेट है वो प्रिपेयर करना है। एस्टिमेट आपका 2 mm तक वाइड होना चाहिए, एटलीस्ट 2 mm तक वाइड होना चाहिए, ताकि जो आपके जो है ना वो जो रिस्टोरेटिव मटेरियल है वो उस फोर्सेस को बेयर कर सके, ब्रेक ना हो। और इनसाइड द पल्पल डेप्थ आपकी 1.5 टू 2 mm होनी चाहिए। अब ये इस तरह से है जी, ये आपकी इस्टमस विड्थ है। ठीक है जी, बक्को लिंगुअल जो डिस्टेंस है, ये इस्टमस विड्थ आपकी कम से कम 2 mm की होनी चाहिए फॉर द इनले। ठीक है जी, कस्प आपका रिड्यूस, कस्प का जो है ना आपकी रिडक्शन 1.5 टू 2 mm होनी चाहिए। ठीक है जी, 1.5 टू 2 mm आपकी कस्प रिडक्शन होनी चाहिए। देखिए अपोजिंग कस्प के साथ इसका डिस्टेंस 1.5 टू 2 mm है। अब रिडक्शन 1.5 mm टू 2 mm हुई कि नहीं हुई, इसके लिए डिफरेंट मेथड आपके पास अवेलेबल है। आप अपने एंडो रूलर के थ्रू आप चेक कर सकते हो डेप्थ गट्स बना के। अगर आप और ज्यादा प्रिसाइज करना चाह रहे हैं तो यू कैन मेक द पट्टी विद यू कैन मेक द मैट्रिक्स विद हेल्प ऑफ इलास्टोमर्स। हम इलास्टोमर्स के थ्रू आपने कंप्लीट रिस्टोर कर लिया, एलए लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है ना इलास्टोमर्स के थ्रू आपने जो है ना जो जिस दांत के इनले और ऑनले कर रहे हैं उसके ऊपर सरफेस पे जो है ना उस मटेरियल को लगा के सेट कर देना है। ठीक है जी, इलास्टोमर जैसे सेट हो जाएगा, पट्टी इसकी लेंगे। ठीक है जी, हार्ड पट्टी जो होती है वो यूज करेंगे, उससे थ्रू जो है ना आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर मैट्रिक्स रख एज अ गाइड आपको काम बताएगा कि आपने कितना रिड्यूस किया है। प्रिपरेशन के बाद वो पट्टी दांत के ऊपर कस्प के ऊपर रखें, फिर कस्प टू पट्टी आप डिफरेंस मेयर करें कितना हुआ है विथ हेल्प ऑफ पेरोडल प्रोब। उसमें मार्किंग्स होती हैं, विलियम प्रोब हो गया उसमें मार्किंग होती है 1 2 mm 3 mm इस तरह से। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका 2 mm तक हुआ कि नहीं हुआ रिड्यूस। जो नॉन फंक्शनल है उसको 1.5 तक रखना है, और जो फंक्शन का उसमें वो 2 टू 2.5 तक रखना है। तो जो ऑक्लूजन रिडक्शन करेंगे, ऑक्लूजन रिडक्शन करने के बाद जो है ना आपकी इस्टमस जो आपने प्रिपेयर किया वो एटलीस्ट 2 mm तक होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 mm से कम होगा तो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो 2 mm आपसे कम से कम रखना है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? इस्टमस आपका 2 mm का होना चाहिए, ऑक्लूजन रिडक्शन आपकी इतनी होनी चाहिए। ठीक है जी, अगेन 2 mm में आपका इस्टमस विड्थ है। ठीक है, कस्ट आपका 1.5 mm टू 2 mm है, तो ये आपने कस्ट रिडक्शन करनी है। और जो जो भी वॉल्स आपके केविटी प्रिपरेशन के होंगे, ऑल वॉल शुड भी स्मूथ होनी चाहिए, लाइन एंगल आपके राउंड होने चाहिए, जितने भी हैं शार्प होंगे तो वो आपके कंप्लीट सीट नहीं होंगे, गैप रहेगा, वो अनड्यू स्ट्रेस जनरेट होगा, वो रजिस्ट्रेशन को ब्रेक कर देगा। अगर आप क्लास 2 इनले कर रहे हैं तो उसमें आपकी एक्सियल वॉल जो बन रही है उसकी जो हाइट है वो 1.5 mm होनी चाहिए एटलीस्ट।
ताकि वहाँ पे सफिशिएंट आपका सिरामिक आए। अगर 1.5 से कम होगा तो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो मार्जिन एरिया पे तकरीबन आएगा। तो मार्जिन एरिया स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होती है जहाँ पे आपके ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने शोल्डर बनाना है फेशियल एंड लिंगुअल सरफेस पे 1 mm का। अब ये शोल्डर क्यों बनाना है? ऑनले में सिर्फ आपने कस प्रोड्यूस करके इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं देनी है, आपको इसका फेशियल और लिंगुअल सरफेस भी कैविटी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व करना है। अगर आप इस पिक्चर को देखें, जो मैं आपको बात कहने लगा था कि ना कि आपकी जो पल्पल डेप्थ है वो 1.5 सर पिक्चर नहीं आ रही, सर पिक्चर नहीं आ रही इस पर, पिछली स्लाइड है। जी जी, अब आएगी, अब आ रही है ना, अब आ रही है जी सर। जी, ठीक है। तो मैं कह रहा था पल्पल डेप्थ आपकी जो इनले की है वो 1.5 mm होनी चाहिए। ठीक है जी। क्यों होनी चाहिए? जैसे आप अपोजिंग जो आपका टूथ होगा, अपोजिंग आर्च का, वो सेंट्रल फोसा पे जो ना इसकी जो ना वो फंक्शनल कस्प लाई करती है। ठीक है। तो अगर आपकी पल्पल डेप्थ 1.5 mm नहीं होगी तो वो रिस्ट्रिक्शन थिन होगी, क्योंकि हमें पता है सिरामिक इज ब्रिटल मटेरियल, सिरामिक ब्रिटल मटेरियल होता है, इसको आप जितनी थिकनेस देंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। तो 1.5 की अगर आप डेप्थ देंगे तो यहाँ पे आपका सिरामिक, आपका इनले या ऑनले ब्रेक नहीं होगा। देखें अपोजिंग कस्प इस पे लाई कर रही है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है 1.5 mm पल्पल डेप्थ क्यों जरूरी है। उसके बाद आप देखें जी अगर, सर, बिल्कुल जबरदस्त क्लियर है। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर ना अब देखें आपका जो ये इसका फंक्शनल कस्प है लोअर का, वो अपर के सेंट्रल फोसा पे स्ट्राइक कर रहा है। क्लियर है जी। अब इस कस्प पे अगर मैं यहाँ पे अपनी मार्जिन रखूं, मैं ओनली सिर्फ इसकी कस्प टिप तक रखूंगा, यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो मेरी सारे डायरेक्ट जो सेंट्रल फोसा कांटेक्ट करेगा वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के मार्जिन पे करेगा। और आपको पता है मार्जिन वीक होती हैं, जहाँ पे आपका लूटिंग सिमर ज्यादा फोर्स बेयर करेगा और ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए जब भी ऑनले करते हैं ना तो आपको फेशियल सरफेस पे शोल्डर बनाना पड़ता है। क्लियर है जी ये पॉइंट? आपको ऑक्लूज रिडक्शन 2 mm करनी है, 2 mm रिडक्शन की आपने ऑनले यहाँ तक बना दिया तो डायरेक्ट सेंट्रल फोर्सा उस पे ऊपर कांटेक्ट करेगा मार्जिन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन की, तो ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हम अपनी प्रिपरेशन को एक्सटर्नल वॉल तक लेके जाते हैं, फेशियल सरफेस पे या लिंगुअल सरफेस, जो भी कस्प आप रिप्लेस करने लगे हैं वहां पे आपने फेशियल सरफेस पे इन्वॉल्व कर देना है। और फेशियल सरफेस, फेशियल सरफेस को कितना इन्वॉल्व करना है? सुप्रा जिंजिवल कितना रखना है? 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर? अगर 5 मिलीमीटर की टोटल वॉल है तो हमने आधा इन्वॉल्व करना है फेशियल सरफेस को, कि हमने 1/3 इन्वॉल्व करना है, कि 2/3 इन्वॉल्व? गुड क्वेश्चन। अब इसका जवाब जो है ना डिपेंड करता है आप जिस कस्प को रिप्लेस कर रहे हैं वो एस्थेटिक जोन में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है जी। नॉर्मली जो है ना हम एक्सटेंड करते हैं वो 1 mm तक उसको एक्सटेंड करते हैं और 1 mm का ही शोल्डर बनाते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक अगर इस पिक्चर में अगर आप देखें, ठीक है जी, 1 mm का आपने, ये आपका जी सर, समझ में आ गया। 1 mm आप बनाएंगे इसको शोल्डर को। शोल्डर कैसे बनता है? जब आप जो है ना फ्लैट एंडेड टेपर फिशर यूज करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे फ्लैट एंडेड है, तो जो आप फ्लैट एंडेड भर लेंगे उसका जो डाया वो 1 mm होना चाहिए। 1 mm होगा तभी 1 mm का शोल्डर बनेगा। अगर वो 0.5 का तो 0.5 का शोल्डर बनेगा, अगर वो 1.5 का तो 1.5 का बनेगा। तो सारी जो चॉइस है 1 mm की वो डिपेंड करती है भर आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। एक मिनट ना। जी सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ यहाँ तक क्लियर है जी। शोल्डर प्रिपरेशन, तो हम शोल्डर प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं? क्लियर है जी सर, यहाँ तक क्लियर। शोल्डर प्रिपरेशन हम इसलिए कर रहे थे ताकि जो हमारे जो रिस्ट्रिक्शन के मार्जिन है ना वो अपोजिंग से डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन के मार्जिन कांटेक्ट ना करें।
इसलिए हम मार्जिन को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द फेशियल एरिया। अगर आप लिंगुअल कस्प को करें तो लिंगुअल एरिया में शिफ्ट कर देंगे। जो आपके नॉन फंक्शनल कस्प होते हैं उनमें इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि वो जो है ना एम्ब्रेजेस में लाया करते हैं। ठीक है, जो आपकी फंक्शनल कस्प होती हैं वो टूथ टू टूथ कॉन्टेक्ट में आती हैं, जो नॉन फंक्शनल कस्प हैं वो कॉन्टेक्ट में नहीं आती। ठीक है, जो उनके जो आउटर वॉल्स होते हैं वो टच नहीं करते आपके ड्यूरिंग जो है ना आप बाइट कर रहे होते हो। अच्छा सर, इसमें एक और भी तरह की प्रिपरेशन होती है ना, जिसमें जी जी आप जी अगर जी जी बता रहा हूँ। एस्थेटिक जोन में। जी जी अच्छा, बता रहा हूँ, स्लो स्लो चलते हैं साथ भाई। जी जी सर जी। ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है जी। तो कहना अगर आपके फंक्शन कस पे अगर आप डील कर रहे हो और जो है ना आपने फिर फेशियल सरफेस पे शोल्डर बनाना है 1 mm का, वो 1 mm की विड्थ होनी चाहिए। क्लियर है जी। अगर आप एस्थेटिक जोन में हो, आप जैसे एग्जांपल ले लें, अपर प्रीमोलर है या अपर फर्स्ट मोलर का मीडियल हाफ आपका ड्यूरिंग स्माइल नजर आता है, आपके बहुत प्रीमोलर, तो कभी कभार किनका अगर स्माइल ज्यादा लंबी है तो उनकी जो है ना फर्स्ट मोलर का मीडियल हाफ तक भी नजर आता है ड्यूरिंग स्माइल, और हम एस्थेटिक इनले वाले देरी लुक की जैसे रहे हैं, तो वहां पे आपके जो अगर आप शोल्डर बनाएंगे तो आपके मार्जिन और रजिस्ट्रेशन के बीच में जो ना गैप नजर आएगा कि यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन की हुई है। ठीक है, तो उस केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, हम पूरा सरफेस को इन्वॉल्व कर देते हैं। जैसे इसमें देखें आप, ये बी नजर आ रहा है, तो पूरी प्रिपरेशन को जहाँ पे आपने शोल्डर बनाया, जहाँ आपने शोल्डर बनाया वहां से जो ना शेम्फर देंगे आप, लॉन्ग शेम्फर देके पूरा सरफेस आप फेशियल सरफेस को इन्वॉल्व कर जाएंगे, फिर वहां पे तक आप आंगले अपने लेके जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि आपकी लुक जो है ना वो मेंटेन रहे, एस्थेटिक मेंटेन रहे। क्लियर है जी। ये आपने जैसे शोल्डर बनाया, अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो है ना यहाँ पे शोल्डर बना हुआ है। ठीक है जी, वहीं शोल्डर से या ना लॉन्ग शेम्फर दे देंगे और पूरा फेशियल सरफेस इन्वॉल्व कर देंगे, फिर आप अपनी रजिस्ट्रेशन बनाएंगे। अब शेम्फर देने के लिए आपको कौन सा बर्ड चाहिए पता है? इन्वर्टेड कौन बना हुआ है शायद, inverted cone। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ER13 सर, या शैम्फर बर। शेम्फर बर्ड, तो शेम्फर बर्ड अलग से भी आता है। ठीक है जी, उसको कहते हैं शेम्फर बर्ड है। अगर सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं हमारे लेमैन की लैंग्वेज में, तो उसका जो फ्लैट एंड नहीं होगा, जैसे ये फ्लैट एंड है टेपर फिशर बर्ड के ऊपर से टेपर फिशर की तरह ही होगा, लेकिन जो उसकी टिप होगी ना वो यूं एंगुलर टाइप की होगी, यूं कट लगा हुआ होगा, यूं क्रॉस टाइप का, तो वो शेम्फर बर होता है। तो मैंने पिक्चर्स में लगाई नहीं है, लगानी चाहिए थी मुझे ताकि आपको और समझ आता। तो बहरहाल शेम्फर बर होता है, और आप सर्च करेंगे गूगल में आपको मिल जाएगा। उसके थ्रू आप लॉन्ग शेम्फर दे देंगे, पूरे फेशियल सरफेस को हम इन्वॉल्व कर जाएंगे। अगेन पूरा सरफेस इन्वॉल्व फेशियल सरफेस करना है कि नहीं करना, अगेन वो डिपेंड करता है पेशेंट की स्माइल में वो कितना आ रहा है, कितना इसका एक्सपोजर आ रहा है, उतना आप करें। क्योंकि आप जो है ना इसमें दे रहे हैं एस्थेटिक इनले और ऑनले। एस्थेटिक इनले ऑनले के लिए आइसोलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रेजिन लूटिंग सीमेंट से लगाने लगे हैं। तो जितना आप जिंजावा के करीब जाएंगे उतना आपकी आइसोलेशन कॉम्प्रोमाइज होती जाएगी। ठीक है जी, तो जितना आप जिंजावा की तरफ जाएंगे उतनी आपकी आइसोलेशन कॉम्प्रोमाइज होती जाएगी, तो जितना आप सुप्रा जिंजावल रहेंगे उतना बेहतर है। लेकिन लुक की जैसे अगर आपको जाना पड़ रहा है तो आप देखें स्माइल में इसका कितना एक्सपोजर आ रहा है दांत का, तो उतना ही इन्वॉल्व करें, उससे ज्यादा इन्वॉल्व ना करें। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा सर, इसमें मुझे पता नहीं कुछ याद आ रहा है कि एक इनवर्स बेवल या रिवर्स बेवल भी होता है। नहीं जब इन्वर्स, आपको हाँ बोले बोले। जब आपको बकल वॉल इन्वॉल्व नहीं करनी होती है, तो आप अंडरमाइन कर लेते हैं ऑक्लूजल कस्प की वॉल को, ताकि जो है वो बकली आप जाएं ना। इनवर्स और रिवर्स बेवल जो कॉन्सेप्ट है वो कास्ट पार्शल कास्ट जो इनले ऑनले ना उनमें होता है, प्राइमरी बेवल सेकेंडरी बेवल जिंजवल एरिया में। तो इसमें जितनी भी एस्थेटिक इनले ऑनले की रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें जो है ना इनकी नीड ही नहीं है, हम क्योंकि हम इसको बॉन्डिंग के थ्रू अटैच कर रहे हैं, तो हमें रिटेंशन रेजिस्टेंस फीचर की नीड ही नहीं है। रिवर्स बेवल जो है ना आपको सेकेंडरी फ्लेयर का काम देता है, तो वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो रिटेंशन फॉर्म है इसको इम्प्रूव करता है। तो एस्थेटिक इनले ऑनले में वो नीड ही नहीं है इस चीज़ की। हम जब एस्थेटिक ऑनले प्रिपेयर करते हैं तो हमारे वॉल सारे स्मूथ होने चाहिए, अंडरकट नहीं होने चाहिए, कोई ग्रूव नहीं होना चाहिए। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एस्थेटिक इनले ओनली कंपेयर टू कास्ट, ये इसका मेजर डिफरेंस है। एस्थेटिक इनले ओनली की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है कंपेयर टू कास्ट। कास्ट की प्रिपरेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। एस्थेटिक इनले ओनली में नाम जैसे आप क्राउन प्रिपरेशन कर रहे होते हो उसी तरह से ही है, आपको वही सेम रूल फॉलो करने जो आप क्राउन प्रिपरेशन नॉर्मली कर रहे होते हो वही है। क्राउन प्रिपरेशन में भी आप अक्लूजल रिडक्शन करते हो, इसमें भी आपने अक्लूजल रिडक्शन करना है। क्राउन प्रिपरेशन के दौरान आप शोल्डर बनाते हो, इसमें भी आपने कस्प के ऊपर शोल्डर बनाना है। फर्क ये है क्राउन प्रिपरेशन में आप इको जिंजावली शोल्डर बनाते हो, यहाँ पे आपने सिर्फ फेशियल सरफेस के 1 mm पे आपने बनाना है शोल्डर। क्लियर है जी। ठीक है सर, ठीक है सर। और बाकी जी जी दूसरी जो चीजें जो इसकी प्रिपरेशंस की हैं,
कि आपके वॉल दे शुड बी डाइवर्जिंग। जो मेन फीचर है आपका, कोई भी इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस होंगी ना, उनकी इंटरनल वॉल्स आपकी डाइवर्जिंग होनी चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल वॉल आपकी कन्वर्जिंग होनी चाहिए। क्लियर है जी ये पॉइंट? जो भी इंटरनल वॉल्स होंगी दे शुड बी डाइवर्जिंग। ये उल्टा है आपके डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन से। डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन में जो आपके इंटरनल वॉल्स हैं वो कन्वर्जिंग बनाते हैं हम लोग। जैसे अमलगम के लिए क्लास 1 के लिए आप बक्कल और लिंगुल को कन्वर्ज बनाते हो, इसलिए आप बर जो है ना पेयर शेप बर यूज करते हो क्लास 1 क्लास 2 के लिए, क्योंकि पेयर शेप बर की जो टिप है आप देखें वो जो है ना ब्रॉडर होती है, जैसे हम शेफ्ट की तरफ जाते हैं वो ऊपर से नेरो होता जाता है, ताकि वो आपकी कन्वर्जिंग ऑफ वॉल्स बनाए। ठीक है जी। इनले और ऑनले या क्राउन प्रिपरेशन के लिए हम जो बर यूज करते हैं वो टेपर प्रेशर बर होता है। अब टेपर प्रेशर बर अगर आप यहाँ देखें वो कैसी वॉल बनाएगा, अब ये देखें, ये यहाँ से थिन है, ऊपर से वाइड है, देख रहे हैं? तो यहाँ से वो कन्वर्जिंग बना रहा है। अगर आप एक्सटर्नली वॉल पे घुमा रहे हैं तो ये क्या बना रहा है? कन्वर्जिंग बना रहा है। अगर इसको आप इंटरनली वॉल पे घुमाएंगे तो डाइवर्जिंग बनाएगा। तो जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनले हो, ऑनले हो, क्राउन हो, पार्शियल विनर क्राउन्स हो, जितने भी इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनमें अगर आप इंटरनल वॉल कैविटी आपकी इन्वॉल्व है, जैसे एंडो क्राउन है, तो उनमें आपके इंटरनल वॉल्स डाइवर्जिंग होनी चाहिए टुवर्ड्स द ऑक्लूजल एरिया जैसे हम जाएं, और जो एक्सटर्नल वॉल है वो कन्वर्जिंग होनी चाहिए। वो ऑटोमेटिक विद द हेल्प ऑफ टेपर प्रेशर पर बनती है। ठीक है जी। और जितने भी आप जब आप कैविटी बनाते हो, आपके कैविटी में वॉल्स होती हैं, लाइन एंगल्स होती हैं, पॉइंट एंगल्स होती हैं, तो जितनी भी लाइन एंगल पॉइंट एंगल आपकी कैविटी में आ रही है वो राउंड होनी चाहिए। तो राउंड होने का रीजन ये है कि आपका एक तो ये इंप्रेशन जब आप ले रहे होंगे तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। वो जो 90 डिग्री अगर आप लाइन एंगल बनाएंगे, शार्प एंगल बनाएंगे, तो वहाँ पे आपका मटेरियल कंप्लीट सीड नहीं करेगा। ठीक है, लॉक नहीं होगा वहाँ पे, सीड नहीं करेगा, सीड करेगा तो वहाँ पे लीकेज रह जाती है, तो वो अगेन प्रॉब्लम करेगा, सेंसिटिविटी वगैरह या मार्जिन स्टेनिंग वगैरह चीजें होती रहती हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो ना आपने इसको वो नहीं बनाना है, राउंडेड करने हैं अपने लाइन एंगल सारी। तो प्रिपरेशन तो यही है इसके इनले ऑनले की। इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ये पॉइंट्स हैं सारी कि पल्पल डेप्थ आपका 1.5 to 2 में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो आपका डायरेक्ट सेंटर फोर्सा पे फोर्स डायरेक्ट आता है आपका फंक्शनल कस्ट का, तो इसलिए वहाँ पे इतनी सफिशिएंट डेप्थ सिरामिक को देना जरूरी होती है। वॉल शुड भी स्मूथ होने चाहिए, इंटरनल लाइन एंगल राउंड होने चाहिए, एक्सियल वॉल 1.5 mm की होनी चाहिए, शोल्डर और फेशियल लिंक्स 1 mm का होना चाहिए। ठीक है जी। और आपकी डाइवर्जिंग डिग्री 10, अब सवाल आता है डाइवर्जिंग, अभी मैंने कहा था इंटरनल वॉल आपके जो है ना वो डाइवर्जेंट होने चाहिए। वो कितने होने चाहिए? 10 डिग्री हो या उससे ज्यादा। तो अगर आप स्ट्रेट फिशर बर्थ से अगर आप इंटरनल वॉल बनाए, एग्जाम्पल लेना, अगर आप स्ट्रेट फिशर बर्थ से अगर आप वॉल बनाएंगे तो वो कैसे बनेंगे? कौन सी डिग्री बनेगी वो? अगर आप स्ट्रेट फिशर बर्थ इंटरनली आप चलाते हो दांत के अंदर तो कौन सी डिग्री बनेगी? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। और वॉल एक वॉल दूसरे वॉल से जो है ना पैरेलल बनेगी, जी सर, पैरेलल। पैरेलल होगी, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस आपकी आएगी नहीं। तो इसलिए आपने टेपर प्रेशर बर यूज करना है। क्लियर है जी? अगर क्लियर है यहाँ तक जी क्लियर है सर। तो प्रिपरेशन इसकी सिंपल है, इनले ऑनले एस्थेटिक इनले ऑनले की। ठीक है जी। तो ये एक पिक्चर है, अगर आपको नजर आ रहा हो, यहाँ से सिरामिक ब्रेकडाउन है। ये ऑनले था, सिरामिक ऑनले था, यहाँ पे देख रहे हैं ब्रेकडाउन नजर आ रहा है बीच वाले जी में। सर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखें शोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसने भी एक्यूट सरफेस को प्रेशर सरफेस को इन्वॉल्व किया है, देख रहे हैं। सिर्फ 1 to 2 में जी इसने जी 1 to 2 में उसने इन्वॉल्व किया है, क्योंकि ये लोअर मोलर है तो एस्थेटिक रीजन में नहीं आ रहा, तो उसने पूरा प्रेशर सरफेस इन्वॉल्व नहीं किया है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है इसलिए क्योंकि यहाँ पे थिन था। आपने सफिशिएंट ऑक्लूजल रिडक्शन करनी है, अगर सफिशिएंट ऑक्लूजल रिडक्शन नहीं करेंगे आपका सिरामिक ब्रेक हो जाएगा। अब सफिशिएंट रिडक्शन का होता है 1.5 to 2 mm का कॉन्सेप्ट है। 2 mm फॉर द फंक्शनल कस्ट, 1.5 mm फॉर द नॉन फंक्शनल कस्ट। आपके मैंडिबुलर मोलर के बक्कल कस्ट फंक्शनल होते हैं, आपके मैक्सिलरी मोलर के पैलेटल कस्ट जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं। तो वहां पे अपने सफिशिएंट डेप्थ देनी है। ठीक है ना इस्ट्रेशंस पे। तो वो अब अगेन डेप्थ का जो है ना पता कैसे लगेगा आपके 1 mm में 1.5 mm में 2 mm रिडक्शन हुई है नहीं हुई है, वो आपके गेजेस पे होता है। जो आप पट्टी इंडेक्स है। पट्टी इंडेक्स के थ्रू आप कर सकते हैं। आप अपने बर्फ की जो डायामीटर है उसको एंडो रूलर के थ्रू मेयर कर सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है तो आप यूज कर सकते हैं उसको। तो जो भी आपको गैजेट आपको अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करके आप जो ना अपने आपको रिडक्शन चेक कर सकते हैं कि वो इनफ है कि नहीं है। अब जब भी एस्थेटिक इनले वाले हम करते हैं, करने के बाद प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंप्रेशन लेना। ठीक है जी, आप इंप्रेशन ले लें। अब इंप्रेशन लेने का सेम मेथड है तो इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे नॉर्मली हम क्राउन प्रिपरेशन के लिए हम इंप्रेशन लेते हैं तो वही सेम इसका प्रोटोकॉल है।
आप जो है ना इलास्टोमर यूज करेंगे। इलास्टोमर में आपका लाइट बॉडी और हेवी बॉडी दोनों आते हैं। तो आप सिंगल इंप्रेशन भी ले सकते हैं, डबल इंप्रेशन भी ले सकते हैं। सिंगल इंप्रेशन में ये इस तरह से होता है कि आपने जो ना अपनी प्रिपरेशन के ऊपर लाइट बॉडी जो सिरिंज फॉर्म में आ रहा होता है वो अप्लाई किया पूरी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और पट्टी आपने ट्रे में रख दी, तो इसको कंप्लीटली फीड किया, तो ये 1 स्टेप में आपका इंप्रेशन आ जाएगा आपकी जो प्रिपरेशन एरिया का है। 2 स्टेप में इस तरह से होता है, आप अगर सिरिंज फॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं इलास्टोमर का, सिरिंज गन यूज नहीं कर रहे हैं आप, तो आपने क्या करना है, पहले पट्टी से इंप्रेशन लेना है। इंप्रेशन लेने का पट्टी जो प्रिपरेशन एरिया है वो पट्टी से रिमूव करेंगे, जो मार्जिन सारे साइड रिमूव करेंगे, तो वहाँ पे फिर आप पूरी आपकी जो ट्रे है, इंप्रेशन ट्रे है, उसमें पूरा लाइट बॉडी जो है ना वो अप्लाई करके फिर आपने इंप्रेशन लेना है। तो ये 2 स्टेप हो गया, या डबल हम इंप्रेशन कहें तो ये हो जाएगा। तो इंप्रेशन लेंगे, इंप्रेशन लेने के बाद जब भी आप इस तरह के इनले ऑनले करते हैं तो आपने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन देनी है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपने देनी है। ठीक है जी। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्यों देनी है? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देते हैं आप लोग जब भी क्राउन प्रिपरेशन करें? इस तरह इनले ऑनले केयर हमारे यहाँ तो बहुत कम ही है, कभी कभार नहीं, केस ही नहीं होता, करते भी नहीं हम लोग अपनी प्रैक्टिस में। तो क्राउन नॉर्मली हम लोग कर रहे होते हैं, ब्रिज वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं वाइटल टूथ में। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्यों करनी जरूरी होती है? सर ताकि दांत मूव ना करे और पेरिडोंटल कंडीशन स्टेबल रहे दांत पेशेंट की, दांत को फ्रैक्चर ना हो कटिंग के बाद, प्रिपरेशन के बाद। फ्रैक्चर कैसे होगा? फ्रैक्चर तो वैसे ही आपने पल्प प्रोटेक्ट करने के लिए। पल्प प्रोटेक्ट करने नॉन के लिए वाइटल होगा दांत, आपने प्रिपरेशन कर दिया, पेशेंट ने कोई चीज बाइट कर ली हार्ड, तो कोई ऊपर प्रोविजनल क्राउन नहीं है तो फ्रैक्चर हो सकता है वो। वैसे ही आप ऑक्लूज रिडक्शन करते हो ना, तो वैसे ही बाइट से वही हो जाता है वो टूथ। तो मेन चीज जो है ना, अगर आप रुकना ट्रीटमेंट कर चुके हैं तो टेम्परेरी की नीड है रुकना ट्रीटमेंट करने के बाद। एक तो साधने का फ्रैक्चर प्रिपरेशन करने के बाद फिर करना चाहिए टेम्पररी। करनी चाहिए, मोस्टली हम लोग करते नहीं है। करते नहीं है बिल्कुल। तो नहीं अगर सर, नीड नहीं है, फिर नीड नहीं है। तो जब आपने दांत मूव कर जाता है नीड होती है दांत, दांत मूव कर। तो ये इस तरह से होता है। अगर 1 वीक का गैप है आपकी, लेब 1 वीक में आपको क्राउन बना के देती है, कोई भी रजिस्ट्रेशन बना के देती है जो आपने भेजी है लेब में, तो कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है ना, पेशेंट क्राउन प्रिपरेशन करवा के फिर आता ही नहीं है, तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब आप उसको सुटेबल लगता है तो आता है। तो उन केसेस में चांसेस हैं कि जो है ना आपकी ऑक्लूजल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि जब आप रिड्यूस करते हो दांत को तो आपका अपोजिट तो करेगा, आपके जो एजेंस टीथ है वो टिल्टिंग करेंगे। ठीक है जी। तो और आपने शोल्डर और शेम्पर बनाया हुआ होता है, वहाँ पे ज़्यादा प्लॉक अटैच होता है, वो एरिया क्लीनेबल नहीं रहती, बाइट में नहीं आ रही होती थी फर्दर, वो भी एरिया क्लीन नहीं हो रहा होता ड्यू टू आपके मेस्ट्री फोर्सेस वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे होते। तो ये सारी चीजें मिला के पेरेंटल हेल्थ को भी वीक करती है। तो ये सारे इंडिकेशन हैं प्रोविजन रिस्ट्रिक्शंस में। तो प्रोविजन रिस्ट्रिक्शन आपने देनी ही देनी है हर कंडीशन में, भले आप रुकना टीथ टूथ से डील कर रहे हैं या आप वाइटर टीथ से डील कर रहे हैं, तो आपने प्रोविजन रिस्ट्रिक्शन लाजमी देनी है। ठीक है। जब भी आप क्राउन के लिए प्रोविजन रिस्ट्रिक्शन बनाते हैं तो विद हेल्प ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजनोल आप लगा देते हो टेम्पररी उसको ना, लेकिन एस्थेटिक इनले और ऑनले की प्रिपरेशन जो है ना डिजाइन, वो नॉन रिटेंटिव है। उसमें प्रोविजन रजिस्ट्रेशन अगर हम डायरेक्ट करेंगे वो रिटेंटिव ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा था आपने डाइवर्जिंग रजिस्ट्रेशन बनाई है, डाइवर्जिंग में कोई भी मटेरियल आपका नहीं रुकेगा, वो बाहर निकल आएगा। ठीक है जी। कोई ग्रूव नहीं है, कोई अंडरकट हमने नहीं बनाया है, तो प्रोविजन रजिस्ट्रेशन में जो है ना वो रुकती नहीं है एस्थेटिक इनले ऑनले में। तो एस्थेटिक इनले ऑनले में प्रोविजन रजिस्ट्रेशन को लूटिंग देने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज करना होता है, वो होता है जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट। तो हम वो यूज कर सकते हैं। एक मेथड ये होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी आपका, पार्ट 2 में भी आया है मेरे ख्याल से, आईएमएम में भी आया है कि एस्थेटिक इनले ऑनले में आप प्रोविजन रजिस्ट्रेशन को किस तरह से ल्यूट करेंगे, क्योंकि वो उनकी जो प्रिपरेशन होती है वो नॉन रिटेंटिव होती है। तो ये आपका ऑलरेडी क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, प्रोविजन रजिस्ट्रेशन को किस तरह से करते हैं। तो प्रोविजन रजिस्ट्रेशन के लिए नॉर्मली जो हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, जिंक ऑक्साइड यूजनोल, सही कह रहा हूँ? प्रोविजन रजिस्ट्रेशन को ल्यूट कर जिंक ऑक्साइड नहीं यूज कर सकते, वो रेजन बॉन्डिंग के साथ इंटरफेयर करता है। इंटरफेयर करता है। वेरी गुड। क्या करता है? सर वो इनहिबिट कर देता है उसकी पॉलीमराइजेशन को। गुड। कैसे करता है? सर वो फ्री रेडिकल्स जो बन रहे होते हैं उसके, वो जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो रही होती है, उनको फ्री रेडिकल्स को बनना ही नहीं देता, वो फिर सारे खा जाता है फ्री रेडिकल। उसकी बॉन्ड को, हाँ उसकी बॉन्ड को इफेक्ट करता है। पॉलीमराइजेशन, सही कहा है साहब ने। बेसिकली जो आपके जिंक का यूजनोल है, यूजनोल इज स्कैवेंजर ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो वो फ्री रेडिकल को जो ना वो रिमूव कर देता है, फ्री रेडिकल रिमूव हो गए
तो आपका जो पॉलीमराइजेशन साइकिल है वो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगी तो मटेरियल वीक रह जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सर। तो ये एक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट दिया गया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसर्च आपकी बुक में सबमिट में भी लिखा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि इसका यूजुनॉल का इफेक्ट है रजिस्ट्रेशन पे, कुछ लोग कह रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगेन ये कंट्रोवर्सी है, लेकिन अमूमन जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है यूजुनॉल जो है ना वो पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है, तो भाई मान लेते हैं भाई करता है इनहिबिट। सही है जी, तो जो आपने देखा यूजुनॉल जो है ना वो यूज नहीं करना है। तो आपने जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बनाई है, तो अच्छा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैसे बनाते हैं? अगर आपको अनले ऑनले की प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बनानी है, हमने वो बनाने का जिक्र ही नहीं, हम डायरेक्ट लूटिंग पे आ सेपरेटिंग गए। मीडियम कास्ट लेंगे, सेपरेटिंग मीडियम लगाएंगे, सेपरेटिंग मीडियम लगा के कंपोजिट से आप फ्री हैंड बना लेंगे उसको और आपकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बन गई। या बिसेक्राइल से लेबोरेटरी में बना लेंगे, या आप पहले एक दफा इम्प्रेशन ले लेंगे और उसके बाद जो है वो बेसेक्राइल से पेशेंट के मुंह में ही बना लेंगे। 2-3 मेथड्स हैं। पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट जो है वो यूज में। बिल्कुल, ये साद ने अच्छा पढ़ा हुआ है, साद ने सही कॉन्सेप्ट दिए सारे। इसका बेसिक तरीका होता है, मैंने अभी कहा था कि स्टार्ट में प्रिपरेशन के स्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन मैंने ये चीज कही थी कि ना लोकन शीशा लगाएं, कैरीज रिमूव करें, रिस्टोर करें मतलब डायरेक्ट रिस्टोर टू मटेरियल, कि आप उसको पूरा दांत बना दें। प्रिपरेशन करने इनले ऑनले प्रिपरेशन करने से पहले आप पूरा जो दांत का जो शेप है आइडियल वो आप रिस्टोर टू मटेरियल से बना लें। उसका बेनिफिट क्या होगा, अपने जब इसको दांत का पूरा शेप बना दिया आप उससे उसका इंप्रेशन ले लें इलास्टोमर से। इंप्रेशन लेने के बाद आपके पास एक प्रिपरेशन से पहले वाला एक आ जाएगा कि दांत किस तरह के दांत की लुक थी। फिर प्रिपरेशन आपने कर ली, फिर प्रिपरेशन करने के बाद उसी इंप्रेशन मटेरियल जो आपने इंप्रेशन लिया है इलास्टोमर का, उसी पे कोई भी आपकी चॉइस ऑफ टेम्पररी मटेरियल, टेम्प्रोन हो, बिसैक्रिलिक हो, मीथा मिथाइलएकाइलेट हो, कोई भी जो आप टेम्पररी मटेरियल यूज करना चाह रहे हैं वो उस पर सीड करें मिक्स करके, फिर वो कैविटी पे अप्लाई करें। जैसे वो कैविटी पे अप्लाई करेंगे ना वो ऑटोमेटिक वो वाला शेप ले लेगा जो आपने रिस्टोरेटिव मटेरियल से बनाया हुआ है। क्लियर है जी, तो ये एक मेथड है। तो दूसरा मेथड आपका है डायरेक्ट कंपोजिट फ्री हैंड, जो साहब ने बोला। तो डायरेक्ट कंपोजिट अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू स्पॉट एचिंग। सेकंड थिंग, यहाँ तक क्लियर है जी? पहले आपने टेम्परेरी स्टेशन बनाई, आपने अगर वो वाला मेथड यूज किया बिसैक्रिलिक वाला मेथड जो भी मैंने बताया, तो आपने जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट के थ्रू उसको आपने लगा दिया। सेकंड आपका होता है स्पॉट एचिंग। स्पॉट एचिंग का मतलब होता है आप कुछ एरिया जो है ना वो एच करें, बॉन्ड करें, फिर आप पूरा कंपोज लगा दें, अपनी यहाँ रजिस्ट्रेशन लगा दें। थर्ड आपका तरीका है जो आपकी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है उसका जो इंप्रेशन सरफेस है, इंटेग्रो सरफेस है, जो दांत के साथ चिपकने वाला है, अगर सिंपल वर्ड में कहें उसे कहते हैं इंटेग्रो सरफेस। वहां पे आप कोई ग्रूव या कोई अंडरकट बना दें। ठीक है जी, ग्रूव या अंडरकट बनाएंगे तो फिर जब आप उसको सीट करेंगे तो वो अंडरकट के थ्रू सीट हो जाएगा। चौथा तरीका होता है अगर आप 2-3 दांतों में एजेंस दांतों को आप रिस्टोर करने लगे, जैसे आप 2 प्रीमोलर में एक साथ इनले ऑनले बना रहे हैं, 2 प्रीमोलर में बना रहे हैं, एक प्रीमोलर एक मोलर को बना रहे हैं, तो आप दोनों की रिस्टोरेशन एक साथ ज्वाइन करके बनाएंगे ना तो वो भी एज ए लूटिंग इफेक्ट देगा। चौथा तरीका ये होता है। पांचवा जो नॉर्मली सिस्टम पर इनले, अभी ये लेटेस्ट मेथड है लाइट क्योर रेजन मटेरियल। इसमें क्या होता है हम डायरेक्ट जो है ना विद इन द पेशेंट माउथ जो है ना हम बना देते हैं। इसमें ये होता है पहले आपने जो है ना स्पॉट एचिंग की, फिर इसका प्राइमर अप्लाई किया कैविटी पे, फिर लाइट क्योर मटेरियल आता है सिरिंज फॉर्म, वो आपने जो है ना पूरी कैविटी में फिल कर दिया। फिर पेशेंट को कहेंगे बाइट करे, जैसे पेशेंट बाइट करेगा एक्सेस मटेरियल हम रिमूव कर देंगे, वो ऑटोमेटिक वो वाला शेप ले लेगा जो उसकी अक्लूजन का होगा। तो वो हम यूज करते हैं, ये सिस्टम के नाम से आता है इनले के लिए। तो ये हम प्रोजेन रजिस्ट्रेशन को इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ये इसके मेथड्स हैं प्रोजेन रजिस्ट्रेशन को लगाने के लिए। क्लियर है जी यहाँ तक? अब प्रोजेन रजिस्ट्रेशन आपने लगा दी, आपकी प्रोसेस लैब से बन के आ गई, अब आपने सिमेंटेशन करनी है। ठीक है जी, तो सिमेंटेशन करने के जो है ना, अब सिमेंटेशन करने से पहले आपने जो रजिस्ट्रेशन जो आपके पास बन के आई है उसको भी प्रिपेयर करना होता है, दांत को भी प्रिपेयर करना होता है। फिर आपने लूटिंग जो रेजन है वो उसके थ्रू उसको लूट करना है। जो लूटिंग रेजन जो यूज करेंगे वो ड्यूल कोर होना चाहिए। ठीक है जी, बॉन्डिंग एजेंट भी आपका ड्यूल कोर होना चाहिए, जो रेजन यूज करेंगे वो भी ड्यूल कोर होना चाहिए। ड्यूल कोर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन हैं वो 1.5 to 2 mm की थिक है। तो इतनी थिक जो रजिस्ट्रेशन होगी उसमें आपकी लाइट पेनिट्रेट ही नहीं करेगी। तो लाइट क्योर बॉन्डिंग एजेंट या लाइट क्योर रेजन अगर आप यूज करेंगे तो वो कंप्लीट पॉलीमराइज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको ड्यूल कोर बॉन्डिंग एजेंट और ड्यूल कोर रेजन लूटिंग सीमेंट यूज करना है जब भी आप जो है ना इनले या ऑनले करेंगे। अगर आप वीनियर करने लगे हैं, प्रोसिल वीनियर अगर आप करने लगे हैं, उसकी थिकनेस कितनी होती है प्रोसिल वीनियर की? 0.7 to 1.5। हाँ, तो वेरी करती है वो, सर्वाइकल थर्ड पे अलग होगी, मिडल पे अलग होगी, इंसाइडल एज पे अलग होगी। तो वो इतनी थिन होती है वहां से आपकी इजीली लाइट पेनिट्रेट हो जाती है।
तो वहां पे आप जो ना प्रेफर करते हैं लाइट क्योर बॉन्डिंग एजेंट, लाइट क्योर रेजन लूटिंग सीमेंट। क्लियर है जी। लेकिन जब ऑल सिरेमिक क्राउन करेंगे, इनले करेंगे, ऑनले करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन थिक होती है, 1.5 to 2 mm होती है, तो वो लाइट वहां से पेनिट्रेट नहीं हो पाती। तो इसलिए आपको डबल मेथड चाहिए होता है क्यूरिंग का, इसलिए हम इसमें ड्यूल कोर यूज करते हैं। क्लियर है जी ये पॉइंट। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर बॉन्डिंग करेंगे, प्रिपरेशन फॉर टूथ फॉर बॉन्डिंग। तो ये एक एक स्टेप करके मैं आपको डिफाइन करने लगा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर बॉन्डिंग, अब डिपेंड करता है आप कौन सी रिस्टोर करने लगे हैं। अगर आपके जो है ना इनले वाले अगर आपने सिरामिक का चॉइस किया है, तो सिरामिक रिस्टोरेशन स्केल जो है ना पहले इनको एच करना पड़ेगा। अब जो एचिंग एजेंट होता है सिरामिक के लिए वो होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है जी। अब 90% फॉर 90 सेकंड, मेरी डिजिट इतनी अच्छी याद मुझे नहीं होती, जो ना नंबरिंग मुझे याद नहीं थी, मैं भूल जाता हूँ, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। 9 सेकंड 90% फॉर 9 सेकंड है या 9.5% है, वो मुझे मिक्स हो रहा है ना, तो 9.5%। सर ये 9.5 होगा सर। हाँ तो 9.5 होगा फॉर 90 सेकंड है, यहाँ से हो सकता है इसमें मेरी कुछ गलती हो, वो उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। बहरहाल जो ना सिरामिक रिस्टोरेशन को पहले हम एच करेंगे विथ हेल्प ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो ये जो एचिंग होती है ये लैब में भी होती है, ठीक है, लैब वाले एच करके दे देते हैं। अगर लैब वालों ने एच नहीं किया तो ये आप अपनी चेयर साइड पे भी एच कर सकते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को। ठीक है जी। सिरामिक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को आप अपने चेयर साइड पे भी एच कर सकते हैं और लैब वाले भी लगा के देते हैं, तो वो आपकी लैब के कम्युनिकेशन के थ्रू पता लगेगा। एचिंग करने के बाद आपने वहां पे साइलिन एजेंट लगा देना है, क्योंकि जो सिरामिक स्टेशन होती हैं उनमें जो है ना वो साइलिन होता है और साइलिन टू साइलिन बॉन्ड बनता है, और जो आपकी ल्यूटिंग जो आप सीमेंट यूज करने लगे हैं उसमें भी साइलिन होता है। तो ये एक केमिकल बॉन्ड बनता है साइलिन टू साइलिन, जो है ना एजेंट क्या करता है वो केमिकल बॉन्ड बनवाता है दोनों से, सिरामिक का और जो आपकी लूटिंग रेजन है, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए साइलिन एजेंट लगाना जरूरी है। इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक कर देता है ना सर। बिल्कुल, साइलिन जो है ना बेसिकली इसके टू पाथ होते हैं। एक साइड से एक पोर्शन से वो आपके सिरामिक स्टेशन से बाइंड कर रहा होता है, एक पोर्शन आपका इसका लूटिंग कंपोजिट के थ्रू बॉन्ड करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये केमिकल जो है ना बॉन्ड बनाने में इसको हेल्प होती है साइलिन एजेंट की। ठीक है जी। तो फिर साइलिन एजेंट लगाएंगे, फिर देन आप ये आपका सिरामिक स्टेशन आपकी प्रिपेयर होगी फॉर द बॉन्डिंग। सेकंड ऑप्शन आपके पास स्टेशन का होता है कंपोजिट। अगर आप कंपोजिट इनले बना रहे हैं या कंपोजिट ऑनले बना रहे हैं, तो कंपोजिट में आपने पढ़ा होगा एयर इनहिबिटेड लेयर। जब भी हम कंपोजिट करते हैं, एक कंपोजिट का इंक्रीमेंट लगाते हैं, इसके ऊपर दूसरा कंपोजिट लगाते हैं, वो एक साथ स्टिक हो जाता है, हालांकि हमने उसको क्योर कर दिया होता है। ये बात समझ में आ रही है जो मैं करने लगा हूँ। जब आप कंपोजिट बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही जब है। आप कंपोजिट रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे होते हो, आपने एक इंक्रीमेंट कंपोजिट का लगाया, आपने इसको लाइट लगा के क्योर कर दिया। क्योर करने के बाद तो पॉलीमराइजेशन हो जाती है, तो जब हम उसके ऊपर दूसरा इंक्रीमेंट कंपोजिट का देते हैं तो उसके बाद कैसे बॉन्ड बनाता है, हालांकि वो तो कंप्लीटली क्योर है। तो उसका रीजन होता है एयर इनहिबिटेड लेयर, ऑक्सीजन की एक एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो होता ही है। ठीक है जी। तो जहाँ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इज आल्सो स्कैवेंजर ऑफ फ्री रेडिकल्स। जो ऑक्सीजन होता है ना वो भी फ्री रेडिकल का स्कैवेंजर होता है। इसलिए जो आपकी सरफेस वाली लेयर होती है ना वो पॉलीमराइज होती ही नहीं है कंपोजिट की जब आप लगाते हो। क्लियर है जी। तो फिर इसलिए दूसरा इंक्रीमेंट लगाते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन इनहिबिटेड लेयर हट जाती है और दूसरा कंपाउंड उसके साथ बॉन्ड होना शुरू कर देता है। फिर तीसरा इंक्रीमेंट, फिर चौथा इंक्रीमेंट, इस तरह से बॉन्ड होना शुरू हो जाता है। क्लियर है जी। तो जो लेब से जो कंपोजिट बन के आपके पास आ रहा है, जो अब लेब से कंपोजिट बन के आ रहा है, उसमें तो एयर, उसमें आपकी एयर इनहिबिटेड लेयर होती ही नहीं है। जो लेब से जो कंपोजिट बन के आ रहा है ना, उसमें आपकी इनहिबिटेड लेयर होती ही नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि वो अंदर वाला एरिया है, लूटिंग वाला मॉडल पे बनेगा, अंदर वाली एरिया हो जाएगा, तो वहां पे इनहिबिटेड एयर लेयर बनती नहीं है। शेख साहब सलाइन एजेंट और कपलिंग एजेंट एक ही चीज है ना? जी, एक्सक्यूज मी सर, सलाइन एजेंट आपकी आवाज कट रही है। हेलो सर, एक्सक्यूज मी, जी जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर, सलाइन एजेंट और कपलिंग एजेंट एक ही बात है ना? हाँ, साइलेंट कपलिंग एक ही एजेंट है। चीज है ना? जी 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 एक ही चीज है, साइलेंट कपलिंग एजेंट और ये ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तो जो कंपोजिट रजिस्ट्रेशन है जो आप लेब से बन के आती है ना, वो इंटरनल वॉल्स ही होती हैं जो कैविटी के साथ, जो आपके रजिस्ट्रेशन के साथ अटैच होनी है। तो उनमें आपकी जो एयर इनहिबिटेड लेयर है वो नहीं बनती। तो एयर इनहिबिटेड लेयर न बनेगी से उसकी कंप्लीटली पॉलीमराइज हो चुका होता है वो स्ट्रक्चर। तो इसलिए जब हम लूटिंग कंपोजिट लगाएंगे ना डायरेक्ट, तो वो उसके साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, वीक बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए जो आपके पास कंपोजिट रजिस्ट्रेशन जो आपको इनले ओनली लेब से आ रही है, उसको पहले आपको ने रफ करना है। तो रफ करेंगे विद एयर एयर एबिटेड पार्टिकल। आप 50 माइक्रोमीटर एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं,
13 माइक्रोमीटर सिलिका पार्टिकल, या सिलिका पार्टिकल यूज करें या एल्यूमिनियम ऑक्साइड पार्टिकल आप यूज करें। यूज करके उसको पहले रफ करें, एयर एबेडेट करें, रफ करें। रफ करने के बाद उसको अल्ट्रासोनिक बाथ या स्टीम में इसको वॉश करें। वॉश करने के बाद सालिन एजेंट लगाएं, देन आप बॉन्डिंग वगैरह लगा के इसको बना सकते हैं। एक तो मेथड ये है। सेकंड मेथड क्या है, रिसर्च कहती है कि आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को भी एज एचिंग यूज कर सकते हैं कंपोजिट में, उसके ग्लास पार्टिकल को ना वो एच कर देता है। तो सेकंड मेथड आपके पास ये है। अगर आप अपनी क्लिनिक पे अगर आप कंपोजिट बना रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हो कि मेरे पास एयर एब्रेजन यूनिट भी आपके पास हो, तो आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से भी एचिंग करके आप कंपोजिट को लगा सकते हो। आपका जो इनडायरेक्ट कंपोजिट है उसको आप लगा सकते हो। पहले आपने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से एचिंग की, देन अगेन साइलिंग लगाया, देन आप बॉन्डिंग रेजिन लगा के इसको प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? अब ये भी वाइवा का क्वेश्चन आ चुका था पार्ट 2 में कि इनडायरेक्ट कंपोजिट जो इनले ओनले हैं वो आपका बॉन्ड वो जो है ना उसकी लूटिंग कैसे करते हैं, आप उनको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो ये कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं। एयर एब्रेजन मेथड है और दूसरा आपका जो है ना हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एचिंग है। तो ये दोनों आप मेथड हैं, जो भी आप चॉइस करें दोनों यूज कर सकते हैं आप कंपोजिट को लगाने के लिए। तो पहले सिरामिक रजिस्ट्रेशन को प्रिपेयर किया, फिर कंपोजिट को प्रिपेयर कर दिया। ठीक है जी, दोनों में से जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन बन के आए जो आपने करनी है। इसके बाद होता है टूथ की प्रिपरेशन। टूथ की प्रिपरेशन वही है जो नॉर्मली आप कंपोजिट के लिए करते हो। जो नॉर्मली कंपोजिट करने के लिए दांत में जितना सर वो जी जी सर अब वो कह रहे हैं कि जो ना 10 MDP मोनोमर आ गया उसके अंदर फॉस्फेट कंपोनेंट होता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सर उससे भी कर सकते हैं फिर कंपोजिट को, नहीं 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 उसके साथ वो नहीं भी कर यूज सकते। कर सकते हैं। नहीं 10 MDP नहीं करेगा कंपोजिट के साथ। ओके सर, ओके ओके। 10 MDP नहीं करेगा। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है ना आपने प्रिपरेशन फॉर मेटा भी है, 10 MDP दो है बेसिकली। वो अभी भी उसके सपोर्ट में नहीं है कि आप कंपोजिट लगाएं। कंपोजिट के लिए ये दो मेथड आपने करने पड़ेंगे, दोनों में से कोई एक चॉइस कर लें। ठीक है जी। ठीक है सर, बिल्कुल सर, थैंक यू। सेकंड आपका जो है ना प्रिपरेशन ऑफ टूथ है। प्रिपरेशन ऑफ टूथ में वही सेम प्रोटोकॉल है जो नॉर्मली आप कंपोजिट के लिए अप्लाई करते हो ना। कंपोजिट करने से पहले सेम चीजें आपने अप्लाई करनी है। आइसोलेशन करनी है, फॉस्फोरिक एसिड एचएन लगाना है, 30 सेकंड फॉर एनएमएल, 15 सेकंड फॉर डेंटिन। एनिमल के लिए 13 सेकंड, डेंटिन के लिए 15 सेकंड। क्यों? अब ये ऑलरेडी साथ में करवाया मेरे ख्याल से, डेजन टू एनिमल डेंटिन, तो उसमें ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका होगा आपका, तो उसको डिटेल में नहीं जाते। और थर्ड इस वाले सीरीज में नहीं हुआ, लेकिन पिछली सीरीज में हो चुका है ये। किसी चीज में हो चुका है। जी सर। तो चलो बताना है, साथ बता दें, मैं बता दूं। बता दें सर, बता दें। तो बहरहाल जो है ना ये इस तरह से है